नमस्कार दोस्तों। तो आज के कुछ हमारे एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उनके संबंध में बात करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है, आधार कार्ड का वोटर कार्ड से लिंकेज है, और और भी एनपीसीआई है। तो ये इतने बहुत सारे टॉपिक हैं। इनके द्वारा हम क्या करेंगे, अपनी प्रीलिम्स की तैयारी बढ़ाएंगे और मेंस की तैयारी में क्या करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, तो आप इन प्रश्न को क्या करें, हल करें। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्रश्न है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, और जो हमारा आर्कटिक काउंसिल है उनमें कौन कौन से देश हैं आर्कटिक काउंसिल में। तो वो हमारा ये प्रश्न है, ये प्रीलिम्स में आए हुए हैं। वही प्रश्न है जो प्रीलिम्स में आए हुए हैं। और वो एक आधार कार्ड के संबंध में प्रश्न है। तो आप क्या करना, इसको पॉज करके आप इनको पढ़ लेना, और आपको इन सारे प्रश्नों के आंसर इस डिस्कशन में मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, और इनसे आगे बढ़ने की जो भी संभावना होगी वो भी इस डिस्कशन में क्या मिलेंगे, उसके आंसर मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप इस प्रश्न के अलावा और भी प्रश्न अगर बनते हैं, और भी प्रीलिम्स में या मेंस में प्रश्न बनते हैं, तो उसके सारा कवरेज हम क्या करेंगे, यहाँ अपने डिस्कशन में करेंगे। तो आप इस डिस्कशन सुनने के बाद डिस्कशन को पूरा देखिएगा, तभी आपको प्रश्न के आंसर समझ में आएंगे और आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा। डिस्कशन के बाद आपको इन प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे, और इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जैसे एक मेंस में क्वेश्चन आया था 2015 में। देखो, प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए तुम्हारा प्रीलिम्स में आ गया, और 2016 में मेंस में आया था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके लिए फाइनेंशियली क्या है, एक आवश्यक है। और क्या ये गरीब सेक्शन के लिए क्या ये जरूरी है, आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। मतलब अपने आंसर को क्या करना है, एक प्रूव करना है कि ये जरूरी है या नहीं है। तो ये प्रश्न को लिखने के अभी आप क्या करें, अभ्यास करें, और कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। आइए हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना को 8 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए महत्वपूर्ण क्या था, एक टूल है जो 2015 में इसको क्या किया गया था, एनडीए गवर्नमेंट ने या सरकार ने इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा बेसिक सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है, और उसमें डिपॉजिट अकाउंट भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट भी हो सकता है। उसमें आप रेमिटेंस, जैसे बाहर से कोई आप धन आता है, जैसे बाहर कोई किसी का बेटा रह रहा है तो अपने घर वालों को धन भेजते हैं, तो वो उसको बोलते हैं रेमिटेंस। कोई क्रेडिट संबंधी, इंश्योरेंस, पेंशन, मतलब कि ये सारी सुविधाएं इस खाते में कोई क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, अवेल कर सकता है। मतलब ये क्या है, एक बेसिक सेविंग अकाउंट है। तो ये इसको 8 साल पूरे हो गए हैं, तो इसकी कुछ क्या है, उपलब्धियां हैं। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी उपलब्धियां जानने से पहले हम इस प्रधानमंत्री जन धन योजना की क्या करें, कुछ बेसिक बातें समझ लें। ठीक है, तो बेसिक बातें समझते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है, एक 6 पिलर पे काम करती है, और कहती है कि बैंकिंग सर्विस का यूनिवर्सल क्या होगा, एक्सेस होगा। मतलब देश का प्रत्येक जो अंतिम व्यक्ति है, देश का अंतिम व्यक्ति है, उसको क्या करेंगे, हम बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। समझ रहे हैं बात को। दूसरा, जो भी असंगठित क्षेत्र है उसको हम पेंशन सुविधाएं देंगे। जैसे कोई रेडी वाला है, कोई असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई वर्कर है, कोई मजदूर है, उसको हम क्या देंगे, पेंशन सुविधाएं देंगे। जैसे अभी सरकार ने हाल ही में स्टार्ट की है प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना।
ठीक है, तो वो इस अकाउंट के द्वारा ही है, उसको क्या उपलब्ध की जाएगी, पेंशन उपलब्ध की जा रही है। और उसको हम क्रेडिट गारंटी फंड देंगे, मतलब कि उसको कुछ साख सुविधाएं देंगे, बात समझ रहे, वित्तीय सुविधाएं देंगे, और उस फंड का निर्माण करेंगे जिससे उसको क्या दिया जा सके, वित्तीय सुविधाएं। और जो बेसिक सेविंग अकाउंट खुलेगा उसमें 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देंगे प्रत्येक व्यक्ति को, जिससे अगर उसको जरूरत पड़ती है तो बैंक से पैसे निकाल ले, और अगर उसके पास जब पैसा आ गया तो वापस उसमें उसमें सबमिट कर दे बैंक में। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपको 10,000 रुपए की कोई फैसिलिटी दे दी, आपका पैसा है लेकिन है बैंक का, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप इस पैसे को निकाल लेंगे, और जैसे ही आपके पास आपका काम हो गया, आपका पैसा आ गया, तो आप इस पैसे को क्या करेंगे, दोबारा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, चौथा पिलर ये है। और पांचवा पिलर ये है कि हम क्या करेंगे, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देंगे। नई पीढ़ी तो आजकल वित्तीय साक्षर है, जैसे साइबर सुरक्षा से संबंधित साक्षरता, साइबर अटैक से संबंधित साक्षरता हो, लोग मोबाइल कैसे चलाएं। तो पुरानी पीढ़ी है उसको हम वित्तीय साक्षर करेंगे ताकि वो अधिकांश अपना पेमेंट क्या करे, डिजिटली ट्रांसफर करे, और सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखे, ना कि किसी साहूदार के पास रखे, ताकि उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा अगर बैंक में पैसा रखेगा। और उसको बीमा की सुविधा भी देंगे, अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना बस उसके साथ दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसको बीमा की सुविधाएं मिलेगी, तो उसका जो मतलब कि जो संवेदनशीलता है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, कुछ बेसिक है। अब इसका जो मेन उद्देश्य है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, मतलब कि क्या करना, तो वित्तीय समावेशन का मूल उद्देश्य है कि जो वित्तीय सर्विस है उनको हम समयबद्ध रूप से, उनको हम सही, और जो भी संवेदनशील ग्रुप हैं, मतलब कि गांव के पिछड़े वर्गों तक हम क्या करें, उन सेवाओं को पहुंचा सकें, ताकि लोगों की बैंकिंग सेक्टर में गतिविधियां बढ़े, और लोगों का सेविंग के प्रति क्या हो, रुझान हो। तो इसको बोलते हैं बैंकिंग वित्तीय समावेशन, मतलब कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये सरकार भी कर सकती है, ये कोई इंस्टीट्यूट भी कर सकता है, ये सिविल सोसाइटी भी कर सकती है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये काम किया जाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, 2018 में कुछ चेंजेस हुए हैं। अब एवरी हाउस होल्ड की जगह अब क्या किया है, जो भी वयस्क व्यक्ति है उसको बैंकिंग सुविधाएं दी जाएंगी। ये ध्यान रखना, आप लोग प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और रूप रुपए कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके पास क्या होगा, बीमा होगा। और बीमा की राशि 1 लाख से बढ़ाकर अब कितनी कर दी है, 2 लाख कर दी है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि इस स्कीम ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, 8 साल हो गए हैं। तो इस स्कीम के द्वारा ये किया गया है कि 46 करोड़ लोगों के पास अब क्या है, बैंक अकाउंट है। और जो 67% बैंक अकाउंट है, 67% जो बैंक अकाउंट है वो गांव में है, या तो सेमी अर्बन एरिया में है, मतलब उप शहरीकरण वाला क्षेत्र होता है, जैसे तहसील हो गई, वहां पे है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 56% जो जनधन अकाउंट है वो महिलाओं के नाम पे है। क्या है, महिलाओं के नाम पे है। अब महिलाएं क्या कर सकती हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनको जो भी सब्सिडी आएगी वो उनके बैंक अकाउंट में आएगी, और वो अपनी सेविंग को क्या करेंगी, बढ़ावा दे सकती हैं। ठीक है, बचत होगी गांव में। इसने क्या किया है कि अब बैंक अकाउंट खुल गए तो सरकार के द्वारा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम चलाई जाती है, जो भी सब्सिडी दी जाती है, जो भी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती है, उसके द्वारा डायरेक्ट अब बैंक अकाउंट में सब्सिडी दी जा रही है। इससे क्या हो गया, जो लीकेज है, जो भ्रष्टाचार है,
वो क्या हुआ है, कम हुआ है। बात समझ में आ रही है। मैं डायरेक्ट अगर बैंक अकाउंट में जाएगी, जो बिचौलिए हैं, जो बीच में पैसा खा लेते हैं, वो क्या हुआ है, कम हुआ है। अब गवर्नमेंट टू क्या हुआ है, जो हमारा लाभार्थी है, जो बेनिफिशियरी है, उसका क्या हुआ है, संबंध स्थापित हुआ है। अगर लोगों के पास बैंक अकाउंट स्टेब्लिश हो गए, मतलब कि बैंक अकाउंट ओपन हो गए, तो लोग क्या करेंगे, डेबिट कार्ड का उपयोग करेंगे। लोग क्या करेंगे, आधार कार्ड के द्वारा पेमेंट करेंगे। लोग क्या करेंगे, यूपीआई के द्वारा पेमेंट करेंगे। ठीक है। और सरकार ने ये क्या है कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अब कितनी कर दी है, 10,000 तक कर दी है। और जिसमें कोई कंडीशन नहीं है उसके लिए कितनी कर दी, 2,000 कर दी है। और इसकी लिमिट अब कितनी कर दी है, 6 से 60 से 65 ईयर तक का कोई व्यक्ति ओवरड्राफ्ट वाला, मानी व्यक्ति अगर जिसकी उम्र 60 से 65 है, तो वो ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं ले सकता है। सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, जन दर्शन ऐप। उसके द्वारा क्या हुआ है, सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म, मतलब कि नागरिक केंद्रित प्लेटफॉर्म का विकास हुआ है। वो क्या करे, बैंकिंग सुविधाओं को क्या करे, लोकेट कर सकता है, चाहे वो एटीएम हो, चाहे वो बैंक हो, मतलब आदि संबंधित जो वित्तीय संबंधी संस्था है, उनको वो अपने इस ऐप के माध्यम से क्या कर सकता है, सुनिश्चित कर सकता है। अब क्या हुआ है कि जो भी मतलब जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था, वो पुअर व्यक्ति थे, गरीब थे, अब वो बैंक अकाउंट ओपन हो गया तो उनका क्या हुआ है, फॉर्मलाइजेशन हो गया है। वह जो भी व्यक्ति हैं वो सरकार की नजर में आ गए हैं कि कितने व्यक्ति गरीब है, उनको सब्सिडी का लाभ दिया जा सकता है। और इसी के द्वारा हाल ही उपलब्धि ये हुई है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन 16-17 में 978 करोड़ था, अब 7,195 करोड़ हुए, जो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हम डिजिटल ट्रांजेक्शन छोटा सा छोटा बच्चा भी कर सकता है। ठीक है। तो ये हमने क्या किए हैं, बहुत सारी उपलब्धि हैं, आप मेंस में कोट कर सकते हो, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। अब एक नया टॉपिक चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि आधार कार्ड से बैंक, आधार कार्ड से जो वोटर आईडी है उसको लिंक करना क्या वॉलंटरी है या फिर कंपलसरी है। लेकिन कई क्षेत्रों से ऐसी घटनाएं आ रही हैं, जो भी ब्लॉक लेवल ऑफिसर हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक इस तरह पे करा रहे हैं कि आपने अगर वोटर आईडी लिंक नहीं की आधार कार्ड से, तो आपका वोट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक पूरा क्या है, न्यूज है, कंटेक्स्ट है। तो इसके बिहाफ हम देखते हैं कि बेसिकली क्या है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 अगस्त से इस कैंपेन को लॉन्च किया और कहा कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करो। और इसका मूलभूत उद्देश्य ये था कि अपडेटेड डेटा को आप मेंटेन कर पाएंगे और डेटा एक्यूरेट होगा। क्यों, तो आपने देखा होगा कोई व्यक्ति अगर प्रवासी है तो उसका वोट गांव में भी है और जहां काम कर रहा है वहां भी वोट है। तो इससे क्या होता है, वोटरों का डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है, डेटा एक्यूरेट नहीं होता है। क्या नहीं होता, डेटा में विसंगति उत्पन्न होती है और डेटा एक्यूरेट नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ वोटर होता है। और जो विभिन्न विभिन्न जो हमारी क्षेत्र हैं वहां पे वोटर उपलब्ध हो जाते हैं, मल्टीपल टाइम वो वहां पे वोटिंग कर सकते हैं। तो सरकार ने कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, आधार कार्ड को अपनी वोटर आईडी से लिंक करेंगे। ठीक है। और क्या ये मैंडेटरी है, ये देख लेते हैं। तो दिसंबर 2021 में पार्लियामेंट ने इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021 पास किया और इसको भी अमेंड किया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का सेक्शन 23(4) इसमें इंसर्ट किया और बोला कि इलेक्टोरल जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा, में देखो में शब्द का यूज है, ध्यान रखना। अगर सेल होता तो कंपलसरी होता, इसको समझो बात को।
में अगर वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा, तो अगर वो चाहता है कि किसी की ऑथेंटिसिटी अगर की क्या किए जाए, ऑथेंटिसिटी अगर किसी की परखी जाए, तो वो उस आधार कार्ड को वोटर आईडी से उसको वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और कहा कि रूल 26B, जो भी मतलब कि मे इंटीमेट हिज आधार कार्ड, मतलब इसको अगर मे, देखो मे लगा है यहाँ पे भी सेल नहीं है, तो अगर इन शब्दों पे जाया जाए तो यही लगता है कि आधार कार्ड से वोटर कार्ड लिंक करना क्या है, वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है। और सरकार ने ऐसा कोई क्लेरिफिकेशन भी नहीं दिया है कि आधार कार्ड से वोटर आईडी लिंक करना कंपलसरी है, हर एक व्यक्ति को लिंक करना है, अगर नहीं किया तो आपका वोट चला जाएगा। ठीक है, तो ये दिक्कत है। अब समस्या क्या है, समस्या ये है कि आधार कार्ड कोई नागरिकता का प्रूफ नहीं है, सिर्फ निवास का प्रूफ है। ठीक है, और किसी निवास के प्रूफ द्वारा अगर आप किसी वोटर आईडी को अगर उसके द्वारा रिमूव करते हो, तो ये किसी भी लोकतंत्र के लिए क्या है, खिलाफ है, लोकतंत्र की भावना के लिए खिलाफ है। आप क्या कर रहे हो, पुलिस शासन को इम्पोज कर रहे हो। बात समझ में आ रही है। और यूआईडीएआई ने 2018 में कहा कि आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन है वो उसमें 12% का एरर। मान लो किसी व्यक्ति ने 20 साल में आधार कार्ड बनवाया, तब उसका जो फिंगरप्रिंट था वो अलग था, लेकिन अब वो 35 साल का हो गया तो उसकी फिंगरप्रिंट में क्या आ गए, चेंजेस आ गए। तो अगर वो वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करेगा तो उसके द्वारा समस्या उत्पन्न होती है, हो सकती है ऑथेंटिफिकेशन फेल्ड हो सकता है। आपने देखा होगा, आप कई बार सिम लेने जाते होगे तो वहां पे क्या होता है कि ऑथेंटिफिकेशन फेल्ड हो जाता है, क्यों, आपकी फिंगरप्रिंट मैच नहीं होती। ठीक है, और अगर आपने, तो एक समस्या है। और जो हमारा डेमोग्राफिक डेट इंफॉर्मेशन है, अगर वोटर आईडी से लिंक कर दी तो वो किसी व्यक्ति के पास, किसी संस्था के पास जा सकती है। अगर वो लीक हो गई तो राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार है, उसका उल्लंघन होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट मतलब सरकार के द्वारा आपकी क्या की जा सके, निगरानी की जा सके। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने अगर वोट किसी और को दिया और दूसरे की सरकार है तो आपको क्या प्रताड़ित कर सकती है, आपको इस योजना का लाभ ना लगे। लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसी सरकार कोई करती नहीं है, लोकतंत्र में सरकार सबकी होती है, बात समझो इस बात। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में लाल बाबू हुसैन बाद में 1995 में कहा कि आप राइट टू वोट को किसी प्रूफ के आधार पर खत्म नहीं कर सकते। तो ये भी मतलब आधार कार्ड के आधार पर आप राइट टू वोट को आप खत्म नहीं कर सकते। और पुट्टा स्वामी बाद में तो है ही कि निजता का अधिकार का क्या होगा, उल्लंघन होगा। ठीक है, अगर आपको निजता के अधिकार संबंधित संपूर्ण मतलब समग्र रूप से अध्ययन करना है तो आप कल के लेक्चर में जाके देख सकते हैं, हमने उसको आप विशेष रूप से और समग्र रूप से उसको डिस्कस किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसको हॉलिस्टिक रूप से नहीं लिया है। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके पढ़ लेना, इनको सब बता दिया है मैंने। ठीक, अब कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के डेटा पे जजमेंट दिया था और कहा था कि आधार कार्ड हर किसी के लिए मतलब हर किसी कार के लिए कंपलसरी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड जरूरी नहीं है, किसके लिए, फोन कनेक्शन लेते हो तब जरूरी नहीं है, क्रेडिट कार्ड लेते हो तो जरूरी नहीं है, वेलफेयर स्कीम फॉर चिल्ड्रन के लिए तो जरूरी नहीं है। इसको आप ध्यान रखना, आ सकता है क्वेश्चन। और स्कूल एडमिशन, सर्व शिक्षा अभियान तब भी जरूरी नहीं है, मोबाइल पेमेंट ऐप के लिए भी जरूरी नहीं है, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी जरूरी नहीं है, पेंशन के लिए भी जरूरी नहीं है, और मोबाइल बैलेट के लिए भी जरूरी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम चलाती है उसके लिए भी जरूरी नहीं है।
और प्राइवेट कंपनी सैलरी अकाउंट लिंकेज वो भी जरूरी नहीं है, कंपनी डायरेक्टर के लिए भी जरूरी नहीं है। तो इतनी चीजों के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी कहाँ है कि आप पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हो, आप इनकम टैक्स को फिल करोगे तब आधार से लिंक करना पड़ेगा। अगर कोई सब्सिडी लेते हो लाइक एलपीजी, तब भी आपको आधार वहां पे क्या देना पड़ेगा, उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो यहाँ मैंडेटरी है, क्या है, आवश्यक है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। और आधार एक्ट के तहत ये प्रावधान है कि 6 महीने से ज्यादा आप किसी आधार मेटा डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। आप स्टोर कितने महीने तक कर पाओगे, 6 महीने तक, इसको ध्यान रखना। कितने तक, अकॉर्डिंग टू आधार एक्ट, अकॉर्डिंग टू आधार एक्ट। ठीक है, तो इसको ध्यान, ये सब वही चीजें हैं जो हमने पढ़ चुके हैं। इसको एक बार पॉज करके आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, चलो, तो हमारा संपूर्ण रूप से टॉपिक हो गया। कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली से हैंडल कर पाओ। अब हाल ही में नाटो के सेक्रेटरी रसिया और चाइना के जो उभार हो रहा है वो कह रहे हैं, रसिया चाइना, कि हम जो आर्टिक सर्कल है, आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे अपनी आर्थिक गतिविधियों को क्या करेंगे, बढ़ावा करेंगे। तो इसी दिशा में कुछ रसिया ने 2014 में न्यू आर्टिक कमांड स्टेब्लिश की। चाइना चाहता है कि पोलर सिल्क रोड का निर्माण करेंगे जो नॉर्थ अमेरिका से ईस्टर्न एशिया वेस्टर्न यूरोप तक कनेक्ट होगी। ठीक है, तो ये बेसिक है। तो अब अबाउट आर्टिक जो हमारा रीजन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये नॉर्थ मोस्ट रीजन है और 66.5 नॉर्थन इक्वेटर के ऊपर है। इसकी टेरिटरी में यूएस आता है, रसिया आता है, कनाडा आता है। देखो, यूएस आता है, यूएस का क्या, अलास्का रीजन है, यूएस आता है, रसिया आता है, ये कनाडा, ये डेनमार्क, ये फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड। तो कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और आर्टिक काउंसिल को 1996 एक्ट के तहत 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन, तो इसको ध्यान रखना, ओटावा डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, आर्टिक काउंसिल से। और भारत आर्टिक काउंसिल का सदस्य नहीं है, क्या है, ऑब्जर्वर राज्य है, ऑब्जर्वर स्टेट है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, भारत सदस्य नहीं है लेकिन क्या है, पर्यवेक्षक है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो कुछ बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, चर्चा आई कि पोलर सिल्क रोड क्या है, ये पूछ सकते हैं किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। जैसे कुछ प्रश्न आया था कि बीआरआई क्या है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, तो चाइना का था। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि पोलर सिल्क रोड क्या है। तो पोलर सिल्क रोड एक्चुअली क्या है, यहां से चाइना से होकर, इधर से होकर यहाँ रोटरडम तक जाएगी। मतलब कि जो आर्टिक रीजन है वहां पे क्या करना है, हमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। यहाँ पे बेल्ट, यहाँ पे क्या होगा, जो वाटरवे का निर्माण करना, पोर्ट का निर्माण करना, उनको होलिस्टिकली डेवलप करना। तो इसको चाइना ने पोलर सिल्क रोड का डेवलप किया और वो चाइना से लेकर यहाँ तक यूरोप को जोड़ेगी, मन की नॉर्थ अमेरिका से भी होगी, अलास्का रीजन है तो इधर से होकर जाएगी। इसको ध्यान रखना, बस शब्द ध्यान रखना, आपके लिए काम का है। अब दूसरा महत्वपूर्ण है आर्टिक काउंसिल। तो आर्टिक काउंसिल में कितने देश हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए, कनाडा है, ये अलास्का रीजन है तो इसलिए यूनाइटेड नेशन भी है, ये रसिया है, और फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड है। ठीक है, ये आर्टिक ओशियन और नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये बेरिंग सी है। और भारत ये क्या है, पर्यवेक्षक राज्य है, ऑब्जर्वर स्टेट है, सदस्य नहीं है। अभी हाल ही में चर्चा में यह था कि रसिया ने क्या किया है, जो न्यूक्लियर ट्रीटी है, एनपीटी, जो हमारा पॉलीफ्रेशन ट्रीटी है, उसको क्या किया है, ब्लॉक कर दिया है, वह वीटो का उपयोग कर लिया। तो ये टीटी क्या है, जो भी हमारे न्यूक्लियर वेपन संबंधी टेक्नोलॉजी है उस अगर ट्रांसफर एक देश से दूसरे देश में की जाती है तो उसको कर्व किया जाता है, उसको क्या करते हैं लोग, रोकते हैं।
और जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है उसका क्या करते हैं, शांतिपूर्ण उपयोग होना चाहिए, ऊर्जा के लिए उपयोग होना चाहिए, आप परमाणु बम ना बना पाओ। ठीक है। अच्छा, इससे याद आया कि ईरान का एक समझौता है जो अमेरिका, ईरान आदि देशों के साथ है, उसमें कितने देश शामिल हैं, और उस समझौतों का जो समझौता है, एग्रीमेंट हुआ था, उसका नाम क्या है, इसको ध्यान रखना। इंडिया पार्टी नहीं है। इंडिया ने कहा कि आप भेदभाव करते हो, आप बोलते हो कि आपके पास न्यूक्लियर अधिकार हथियार रहेंगे, बाकी लोग क्या कर दें, खत्म कर दें, तो ये तो गलत है। हम अपने हथियार क्यों खत्म करें, बाकी देश भी क्यों खत्म करें, करना है तो सबको खत्म करो, अपने भी खत्म करो। बात समझ रहे हो। और एनपीटीटीटी के तहत कुछ सेफगार्ड, जो हमारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर ध्यान देखती है कि इनका यूज पीसफुली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये निरीक्षण भी करती है स्टेटों में जाकर। अच्छा, इससे संबंधित प्रश्न भी आया था प्रीलिम्स में। तो अगर इनके कोई सदस्य देश हैं, तो ये वाली जो एजेंसी है, ये देश में जाकर क्या करेगी, निरीक्षण करेगी, जो सरकार के द्वारा क्या होंगे, निर्धारित होंगे कि आप इन्हीं का यूज करो, जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं केवल इन्हीं का। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब सबसे ज्यादा न्यूक्लियर किसके पास है, रसिया के पास है, फिर यूनाइटेड स्टेट के पास है, फिर चाइना के पास है, फिर फ्रांस के पास है, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया, माने पाकिस्तान के पास हमसे ज्यादा है। और सबसे कम तो कहाँ है, नॉर्थ कोरिया के पास। इससे भी कम होंगे, लेकिन ये सिफरी की, इसको रिपोर्ट कौन जारी करता है, सिफरी, तो ये ध्यान रखना। ठीक। अब महत्वपूर्ण यह है कि हाल ही में नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित नियुक्त हुए और 49वें चीफ जस्टिस थे। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम उसकी प्रोसेसर जाने, माने उसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे नियुक्त होते हैं। तो इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, आर्टिकल 124(2) के तहत, जो संविधान में प्रावधान है। ध्यान रखना, कहा संविधान में, संविधान में प्रावधान, संविधान के अनुसार इसको कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन एक कन्वेंशन, इसको स्पेशली कीवर्ड पे फोकस करना, एक परंपरा है, ना कि संविधान में लिखा, ना किसी कानून में लिखा, जो मोस्ट सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट में, जो ईयर के रूप में होगा, उसको रिकमेंड करेंगे कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नेक्स्ट सीजीआई कौन होंगे, ये होंगे। ध्यान रखना, ये संविधान में नहीं है, ना ही किसी कानून में है, एक परंपरा विकसित हो गई है भारतीय जुडिशरी सिस्टम में, तो इसको ध्यान रखना। लेकिन संविधान में तो ये कहा कि इसको प्रेसिडेंट नियुक्त करेंगे, लेकिन न्यायपालिका ने कहा कि आप हमारी स्वतंत्रता का हनन करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, कॉलेजियम सिस्टम का निर्माण करेंगे। तो 1981 में पहले केस में बोला कि एग्जीक्यूटिव, जो हमारी कार्यपालिका है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री परिषद हो गई, मंत्रिमंडल हो गए, तो अगर नियुक्त करेंगे तो यही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 1993 में मूड चेंज हुआ, बोले नहीं, ऐसे कैसे करेंगे। उनने बोला कि इसमें सीजीआई होना चाहिए और 2 सीनियर मोस्ट जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, और वो आपको सिफारिश देंगे कि इन न्यायाधीशों की आप क्या कर दो, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति कर दो, या हाई कोर्ट में आप क्या कर दो, किसी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, और इनके द्वारा क्या होगी, सिफारिश दी जाएगी इन नामों की, और इन नामों के आधार पर आप राष्ट्रपति इनकी क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे, जिससे भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का भी हनन ना हो, और क्या हो, भारतीय न्यायपालिका किसी राजनीतिक, किसी सरकार के दबाव में आकर काम ना करे। लेकिन थर्ड केस में कहा कि केवल सीजीआई की होना चाहिए, सीजीआई के साथ साथ 4 सीनियर मोस्ट जज लो, कि 5 व्यक्ति हो गए। अब तो अब ये सिफारिश करेंगे कि किन जजों की क्या होनी चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। ये ट्रांसफर भी कर सकते हैं, सिफारिश भी कर सकते हैं। ठीक है। और इस पे सरकार, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, वो क्या करती है, अपनी मोहर लगाती है, वो फिर उसके बाद सिफारिश राष्ट्रपति के पास जाती है, राष्ट्रपति क्या करते हैं,
उनको नियुक्त कर देते हैं। लेकिन राष्ट्र की एकता अखंडता के नाम पर सरकार किसी जज की नियुक्ति को क्या कर सकती है, रोक भी सकती है, इसको ध्यान रखना। माने कंपलसरी नहीं है वो करे, ठीक है, ये ध्यान। लेकिन दोबारा भेज दी जब तो करनी पड़ेगी, इसको ध्यान रखना। अब जो नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इससे पहले कौन था, हब्बल, इसकी जगह पे कौन आया, जेम्स वेब। अच्छा, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, तो इसको आप पढ़ लेना जाके। उसने क्या किया है कि वास्प 39b एक एक्सो प्लैनेट खोजा है, मतलब ये वाला देखो, ये जुपिटर है, ये अर्थ है, ये एक्सो प्लैनेट है। एक्सो प्लैनेट का मतलब है कि हमारे सौर मंडल से क्या बाहर, बस इतना ध्यान रखना। वास्प 39 क्या है और नासा जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है, ठीक है। और डार्क मैटर चर्चा में था। जैसे डार्क मैटर की बात करें तो डार्क मैटर क्या है, ये देखो, जैसे डार्क मैटर ये है, ये सॉरी, डार्क मैटर जैसे हमारा पूरा है, पूरा होल है, पूरा स्पेस डार्क मैटर है। लेकिन इसमें कुछ विजुअल स्टार भी हैं, जैसे इस टाइप से गैलेक्सी भी है। और डार्क मैटर क्या है कि हमारे पास इन चार फंडामेंटल फोर्स हैं यूनिवर्स में, जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस डार्क मैटर के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब कि चार्ज लेस है। और एक किसी भी मैटर के साथ क्या नहीं करते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। और जो यूनिवर्स है उसमें 26% डार्क मैटर है और 69% क्या है, डार्क एनर्जी है। और नॉर्मल मैटर कितना है, ओनली 5% है, तो इसको ध्यान रखना। डार्क एनर्जी सिंगल लार्जेस्ट कंस्टिट्यूट ऑफ यूनिवर्स है और यूनिवर्स को क्या करती है, डेवलप करती है। और नॉर्मल मैटर से कोई इंटरेक्शन नहीं करते क्योंकि चार्ज लेस है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। और इसको जो हमारा ये ग्रेविटेशनल वेव है, एक कैसे उत्पन्न होती है, माने नियर कोई फील्ड है, जैसे हमने कोई चादर लिया और चादर में इन बॉलों को डाल दिया, तो क्या करेंगी, बॉल ऐसे घूमेंगी। जितनी बड़ी बॉल होगी वो चादर उतनी नीचे जाएगी, जैसे इतनी बड़ी बॉल है तो उतनी चादर क्या चली गई, नीचे चली गई। और उतनी छोटी होगी वो उतनी नीचे चली गई। तो जितने भी मतलब क्या होंगे, वो बड़ी बॉल की छोटी वाली बॉलें क्या करेंगी, सर्कल लगाएंगे और उसकी ओर जाने की क्या करेंगी, कोशिश करेंगी। तो इन्हें बोलते हैं क्या, गुरुत्वाकर्षण वेव बोलते हैं, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण वेव को डिटेक्ट करने के लिए एक लीगो प्रयोगशाला डेवलप हुई और इसमें किया ये गया कि आप क्या करो, 4 किलोमीटर लंबी और 4 किलोमीटर लंबी दर से दो बीम मिरर लगाए और इनने एक एक्सपेरिमेंट किया और डिटेक्ट की कि अगर इसमें कोई मतलब कि जो लेजर बीम अगर सप्लाई करते हैं, इसमें लेजर बीम सप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है, चाहे वो छोटा मोटा क्यों ना हो, तो इसको बोलते हैं डिटेक्टर। तो यहाँ पे क्या बोला, डिटेक्ट किया। तो ये ध्यान रखना, लिगो एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है, ग्रेविटेशन वेव से। और ग्रेविटेशन वेव का सिद्धांत 1916 में अल्वल अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेक्ट कर चुके हैं। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में कि हिंगोली, कौन, हिंगोली, पुणे, कहाँ पे, पुणे में, महाराष्ट्र में है, वहां पे लगाने की क्या हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं। तो इसको आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। इंडिया में कहा, हिंगोली। और एक लीगो एक्सपेरिमेंट है, वो विश्व में है और उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो ग्रेविटेशनल वेव है उसको डिटेक्ट किया जाता है और कर लिया गया है। और इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक है, जिसमें बैरी ब्रेटिस, किमटॉन और रेनरवेस हैं, ठीक है, जिसमें यूनिवर्स को डेवलप करने के लिए 2017 में क्या मिला था, प्राइज मिला था। अगर इसमें हम सफलता पा लिए तो हम यूनिवर्स की जो गुत्थी है उसको सुलझाने में सक्षम हो सकते हैं।
तो इसलिए महत्वपूर्ण है। और ये भी लीगो से संबंध भी क्या आ गया, प्रश्न आ चुका है, तो कभी भी किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखना। अब ताइवान स्टेट में क्या हुआ, यूएस के 2 नेवी वार से चले गए, तो चाइना क्या हो गया, नाराज हो गया। तो ये तो केवल न्यूज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ताइवान स्टेट, तो ताइवान स्टेट को फॉर्मोसा स्टेट भी बोलते हैं, 180 किलोमीटर चौड़ी है, और मेनलैंड चाइना से अलग करती है। देखो मेनलैंड चाइना ये है, ताइवान ये है, ये क्या है, ताइवान स्टेट है। इसको फॉर्मोसा भी बोलते, इसकी राजधानी क्या है, ताइपे है। जैसे अब बड़ा मैप देखे तो क्या, ताइवान ये रहा, ये इंडोनेशिया हो गया, इधर तुम्हारा म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये वियतनाम हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अब कमेंट करके बताना ये कौन सा स्टेट है जो हिंद महासागर को, और ये साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी हो गया, ईस्ट चाइना सी हो गया, ठीक है। यहाँ पे जापान है, यहाँ पे क्यूशो एक आइसलैंड है, वो क्या है, विवाद रहता है किसके मध्य, चाइना और जापान के मध्य। ये भी प्रश्न इस बार के प्रीलिम्स में आया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ताइवान का महत्वपूर्ण ये है कि सेमीकंडक्टर है उसके लिए जाना जाता है, और 60% टोटल ग्लोबल जो सेमीकंडक्टर रेवेन्यू है वो किसके पास है, ताइवान के पास है। आरपीए एक्ट 1951 का सेक्शन 9 चर्चा में था, क्योंकि झारखंड के जो सीएम है उनका किसी गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे माइनिंग है, तो माइनिंग के लाइसेंस थे, इसलिए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप इस सेक्शन के तहत क्या करो, इनको डिस्क्वालीफाई करो। ये सेक्शन है, कहता है कोई भी मतलब प्रतिनिधि है वो सरकारी काम में सहभागी नहीं हो सकता, किसी भी गवर्नमेंट कार्य में सहभागी नहीं हो सकता, उसके पास लाइसेंस नहीं हो सकते, वो ठेकेदारी नहीं कर सकता। ये क्या कर रहे थे, ठेकेदारी कर रहे थे। तो इससे संबंधित हमने पिछले से पिछले लेक्चर में इसको हमने होलिस्टिकली क्या किया है, कवर किया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे होलिस्टिकली इसको नहीं लिखा है, तो पीछे जाके आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको लिंक दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो, भारत बिल पेमेंट, हाल ही में चर्चा में न्यूज थी कि आप जो भी यूपीआई मतलब फोन पे करोगे तो आपके द्वारा क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। लेकिन आरबीआई ने कहा है कि जो भी चार्ज है वो हम नहीं लगाएंगे, मतलब कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम पे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने डायरेक्ट किया है कि आप जो भी पेमेंट फीस ले रहे हैं किसी पेमेंट इनेबल्ड के लिए, तो आप वो नहीं लें। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम हमारे लिए इंपोर्टेंट है, इसको आरबीआई ने डेवलप किया, माने कि इसको कंसेप्ट किसने किया, आरबीआई ने। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है अक्रॉस इंडिया, इसके माध्यम से हम जितने भी प्रकार के बिल हैं वो हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसको ड्राइव कौन करता है, एनपीसीआई। एनपीसीआई एक रिटेल पेमेंट को क्या करता है, रेगुलेट करता है, और एक पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत क्या करता है, नियमन करता है। और एटीएम का भी कौन नियमन करता है, एनपीसीआई करता है, इसको ध्यान रखना। और फास्टैग जो हाल ही में चर्चा में है उसको भी कलेक्टिंग, उसको भी इंटीग्रेट कौन करता है, फास्टैग को एनपीसीआई ही करता है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। अब एक माल विनाश जो आइलैंड है अर्जेंटीना को, जिसको फॉकलैंड आइलैंड भी बोलते हैं, और उसको स्पेनिश इस्लास मालविनास आइलैंड भी बोलते हैं, जैसे आप यहाँ इसको देख पा रहे होंगे। तो इस पे क्या है, इंटरनली इसको, इस पे यूनाइटेड किंगडम क्या करता है, इसको गवर्न करता है। लेकिन इंडिया ने क्या किया है, इसको अर्जेंटीना के पक्ष में वोट किया है, मतलब कहा है कि इसको अर्जेंटीना के पास दे देना चाहिए, वह इतनी सी राजधानी है, इतना सा काम है। इसकी राजधानी क्या है, स्टेनले है। तो ये आप ध्यान रखोगे, ये अर्जेंटीना के बिल्कुल साउथ में है, ठीक है। ये अर्जेंटीना है, ये चिली है, पैराग्वे है, ब्राजील है, बोलिविया है, और ये कौन है, उरुग्वे है, ठीक है। तो ये उरुग्वे, ठीक। तो आप ये बेसिक पॉइंट आप ध्यान रखो, आपको समझ में आ जाएगा।
अब डियोगोंग या सी काऊ चर्चा में थी, चाइना में क्या हो गई, एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो गई है, तो इसको स्पेशली ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। ये वेजिटेरियन है, केवल वेजिटेरियन मैमल है। ये जो भी सी ग्रास है उसको क्या करता है, खाता है सेलो वाटर में, और इंडियन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। और भारत में गल्फ ऑफ मन्नार, पाल्क वे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार में पाया जाता है, आप इसको देख पा रहे होंगे। और आयुसीएन स्टेटस में क्या है, वनरेबल है, ठीक है, सुवेद क्या है, सुवेद, तो इसको ध्यान रखना। अब पेन प्लस स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी चर्चा में थी। पेन के मतलब जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे हार्ट डिसीज हो गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, इसको अडॉप्ट किया है अफ्रीका ने, ये दी थी डब्ल्यूएचओ ने, ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना पेन प्लस स्ट्रेटजी क्या है। अब हाल ही में आपने देखा हो प्रधानमंत्री जी ने अटल ब्रिज साबरमती रिवर पर बनाया, तो ये केवल न्यूज है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है साबरमती रिवर। तो साबरमती रिवर ये है, ऊपर कौन है देखो, लूनी है, ये साबरमती खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये माही है। अच्छा कमेंट करके बताना, माही कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, ये नर्मदा है, ये तापी है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब पीएम मोदी ने नर्मदा नदी पर भुज मांडवी नर्मदा ब्रिज का निर्माण किया, तो ये केवल न्यूज है। तो नर्मदा रिवर कहां से निकलती है, अमरकंटक से, जौलपुर से होते हुए कि इस पे देखो तवा इसकी सहायक नदी है, इस पे ओम कालेश्वर बना है, और क्या है महेश्वर, जो ओम कालेश्वर क्या है, यहाँ पे शिवलिंग है। इस पे हाल ही में क्या है, एक सोलर प्लांट डेवलप किया है, जो क्या है, फ्लोटिंग है, तैरता है। अच्छा कमेंट करके बताना कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ है और उसका नाम क्या है, और इस पे सरदार सरोवर डैम भी है। तो इस सीक्वेंस याद रखना, ओमकालेश्वर, फिर उसके बाद महेश्वर, ठीक है, और नर्मदा सागर, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। और इसके जस्ट नीचे कौन सी नदी है, तापी नदी है, तो इसको ध्यान रखना। हाल ही में जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है वो चर्चा में रहा। तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स का मतलब यह है कि कोई भी जीनोम है उसकी क्या कर लो, पैकेजिंग। जीनोम मतलब जो जीन का क्या ले लो, एक सेट ले लो, उस सेट की क्या कर लो, पैकेजिंग कर लो। और पैकेजिंग में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो जो सीएसआर सेंटर सेलुलर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद सेंटर है, और टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक, और जो जेनेटिक सोसाइटी बेंगलोर में है, इसने क्या किया है, जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स की क्या की है, जो फ्रूट फ्लाई है उसकी जो न्यूक्लियस को रिमूव किए बिना एम्ब्रियो से उसकी स्टडी की है, बस इतनी सी न्यूज है। तो चर्चा में आ सकता है कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या है। तो एक संरचना होती है, एक सेट होता है, जो आपस में क्या होते हैं, संगठित होते हैं, एक दूसरे के पास सपोर्ट होता है, जो जीनोम की तरह क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो हमारे लिए ये कभी भी शब्द आ सकता है, तो ध्यान रखना इसको स्पेशली, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और जो भी प्रश्न है शुरू में उनके आंसर आप जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।